कैसे हैं बच्चे लोग। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लासेस है वो किसके ऊपर है? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। और ये टॉपिक ही ऐसा है ना, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक, जो आपको शायद इसकी गहराइयाँ नहीं पता। अगर आपको इसकी गहराई के बारे में पता चल गया ना पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब फिजिक्स में तो आग लगा दोगे। ये बात हम बोलते हैं ना। तो बहुत है। और देखें, हम भी देखें, बहुत सारे किताबों में बड़ा उलझाया हुआ चीज़ है। और उलझाया हुआ किताब नहीं है, बातें हैं कि आपके अंदर वो गहराई होनी चाहिए, वो पोटेंशियल सच में होना चाहिए कि आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डेप्थ में पढ़ाई कर सकें। बात समझ रहे हो ना। तो आज का वीडियो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। कॉपी पेन सारे बच्चे निकाल लेंगे और बार बार एक ही बात बोलते हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के चलो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। हड़बड़ा करके कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। और आपका आज का हम लोग का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का अभी लंबा सीरीज हम लोगों का चलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दीजिएगा अपने हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग दीजिए बच्चा लोग। चलो दे लेने के बाद यहाँ पर लिखना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट ना कि देखोगे ना ये चीज़ें कितनी दूर पहुँची। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बहुत ही तगड़ा चीज़ है, ठीक है। देखेंगे हम लोग वक्त के साथ हमारा क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बस mgh नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh तो है, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज नोन एज ए, मारेंगे होता है। लेकिन ये छोटो क्लास, छोटू तो बोलते थे ना, छोटू तब तक के लिए ठीक था, बड़ू क्लासेस के लिए ठीक नहीं है, छोटू क्लासेस के लिए ठीक है। अभी आ जाओ बड़े क्लास के। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का नेम देते हैं हम, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अंडरस्टैंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, किसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके बच्चा लोग, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आइए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करेंगे। कुछ छोटा सा धीरा धीरा एक्सपेरिमेंट है, धीमा धीमा हल्का हल्का, ज़्यादा स्पीड नहीं भागिएगा। सबसे पहले आप सोच के देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है, सोचिएगा, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक बॉल है जिसको हमने फेंका है v वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी फेंका है? v वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, v वेलोसिटी से। कुछ हाइट जाने के बाद, कुछ हाइट जाने के बाद ये बॉडी स्टॉप हो जाता है। इसका ये u वेलोसिटी से रख लीजिए। इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है हमारे पास? इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बच्चे लोग? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0, ठीक है। तो इसे यहाँ पर दे बॉल को, ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। एक बात है नोट, ठीक है। दूसरी बात है, इसी अर्थ सरफेस पर दूसरा डायग्राम देखिएगा। दूसरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल रहे हैं इसे धीरे धीरे सीखें। हड़बड़ा के आप पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं सीख सकते हो, है ना। धैर्य बना करके धीरे धीरे सीखें। अब आप लोग को आदत तो लग गई होगी, वीडियो देखिए आराम से, धीरे धीरे सीखें। पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मान लीजिए एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये क्या है? स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर एक मास अटैच किया, ठीक है ना, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे एक मास अटैच है, देखते जाओगे। अब इस मास को एक्सटेंडेड करके दूर ले गए। कहाँ ले गए? दूर ले गए। देखिएगा, दूर अगर ले गए हैं तो किस तरह करके ले गए हैं? इस तरह करके हमने दूर ले गया। थोड़ा सा दूर ले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं करना।
स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक्सटेंड किए हैं 1 2 3 1 2 3 4 टर्न है, ठीक है, चलो एक्सटेंड कर दिए, थोड़ा दूर ले जाके रखे हैं, थोड़ा क्या किया है, दूर ले जाके रखे। सुनिएगा यहाँ पर पूरा लेक्चर को आपको सुनना जरूरी है, ओके। अब इसे रिलीज किया, थोड़ा दूर ले जाने के बाद छोड़ दिए, ठीक है। इस केस को नोट कीजिए मेरे साथ, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। यहाँ तक पार्टिकल हमने ला करके छोड़ दिया, ठीक है। चलो ध्यान से, एक ये हो गया। और इसके बाद एक और सिस्टम के बारे में स्टडी करें। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम था, दो किस पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का सिस्टम। एक इसे हटाते हैं अभी, एक यहाँ चार्ज पार्टिकल, एक यहाँ, दोनों रख के रखिए, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है ना। दोनों को शुरुआत में हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक को ये साइड में दिया वेलोसिटी और एक को ये साइड में दिया वेलोसिटी। ये ए पोजीशन पे पास था, ये बी पोजीशन पे पास था, चार्ज ए चार्ज बी। कुछ देर के बाद क्या होगा, यही चार्ज थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेपरेट। दोनों के बीच में एक्चुअली में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद ये ए इधर चला आएगा, बी इधर चला आएगा और इसका वेलोसिटी इधर रहेगा। वेलोसिटी तो अब रहेगा ही नहीं, एक्चुअली में वेलोसिटी नहीं रहेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर जाने के बाद ये वेलोसिटी था दोनों के पास, लेकिन अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पर हमने वेलोसिटी दिया था, यहाँ पर हमने वेलोसिटी दिया था, तो ये भी गया और ये भी गया, ये वेलोसिटी दोनों के बीच में लाइन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है, तो 0 होने के बाद इन दोनों में फोर्स तो लगेगा, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल में भी फोर्स लगेगा और सेकेंड चार्ज पार्टिकल में अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये मान लीजिए टाइम t = 0 पे था, ये मान लीजिए टाइम t = 0 ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, 1 पे हमने देखा, 2 पे देखा। अब 3 पे फिर से क्या होगा ना कि चार्ज पार्टिकल जहाँ थे मान लीजिए वहीं आ जाता है, चार्ज पार्टिकल जहाँ पर थे वहीं पर आ जाते हैं। और अब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पहले जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था उससे अलग है। ए पॉइंट यहाँ फिर चला आया, बी पॉइंट यहाँ फिर चला आया। ध्यान से समझोगे, ध्यान, पूरा ध्यान ही तो लगाना है यहाँ पर। अब इस केस को स्टडी करें, पहले इस केस को। हमने बॉडी को फेंका, फेंका ना, बॉडी का बेस पर कौन सा एनर्जी था, बेस के ऊपर माने पॉइंट ए पर, अगर आप ठीक से देखें काइनेटिक एनर्जी था ए पर। ए पर क्या था, काइनेटिक एनर्जी। फेंकने के बाद हमने छोड़ दिया, बॉडी जा करके अपना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखिएगा पहला केस में, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम WET, हम ये बातें बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि वर्क डन तो किया गया है, वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ना, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सोच के देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ½ mU²। तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखोगे, देखना काइनेटिक एनर्जी घट रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आप ठीक से देखो तो W = फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ½ mO² माइनस ½ mV² हो जाएगा। इनिशियल V से फेंके थे, सॉरी U से फेंके थे, V 0 हो गया। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब ही क्या है कि कोई ऐसा फोर्स जरूर लग रहा है जो उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है।
काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, जो हम अभी प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है, यहाँ पर मतलब देखिएगा कि वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंसेस हो। नेगेटिव तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना का एंगल हो, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल हो। मतलब समझ में आया, मतलब नहीं समझ में आया, सोच के देखिए। अगर हम कहीं पर भी इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं, कहीं पर भी ले इंटरमीडिएट पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर है और ग्रेविटी फोर्स नीचे है ना। तो इसका तात्पर्य क्या समझ में आ रहा है, सोच के देखिएगा कि अगर किसी पार्टिकल को अगर अर्थ सरफेस से नियरेस्ट से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पार्टिकल के पास एनर्जी था, एनर्जी जीरो हो गया, तो एनर्जी गया कहाँ पर, तो एनर्जी किसी ना किसी के कारण से वर्क डन में बदला। और वो किस कारण से बदला, इस वेट वाले फोर्स के कारण से वर्क डन में बदला। पहली बात है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। और चलो अगर इसे नोट कर रहे हैं, सिमिलरली इस चीज में देखिए, सिमिलरली केस 2 में देखिए, ये केस 1 था, फर्स्ट केस के लिए था हमारा, किस केस के लिए था, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस। ये हमारा सेकेंड केस के लिए, देखें यहाँ पर करें सेकेंड केस, सेकेंड केस यहाँ पर करते हैं। अगर आप सेकेंड केस को देखना चाहो तो देखो, ये m मास था, m मास, मास कितना था हमारे, ये m मास है, मान लीजिए m मास, ठीक है। हमने इसे धीरे 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 करके यहाँ पर ले गए, यहाँ तक दूर तक लाके छोड़ दिया, ठीक है, हमने दूर तक ले गए। ले जाने के बाद क्या ऐसा चीज आता है, क्या ऐसा चीज हुआ कि जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो ये क्या करता, रिटर्न मूव करना स्टार्ट करता है ना, इस डायरेक्शन में करता है कि नहीं करता, बोलो, इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट करता है। सोच के देखने वाली बात है कि क्यों आने की कोशिश करता है। इसका मतलब जरूर ना जरूर हमने वर्क डन किया होगा सिस्टम के ऊपर। अब वर्क डन किसके कारण से हुआ है, वर्क डन किसी और के कारण से नहीं बच्चा, वर्क डन जो ये फोर्स एक्सटेंशन होने की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, उस वजह से हुआ। किस वजह से हुआ है, जो हम स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उस वजह से हुआ, क्योंकि हमने तो टाना, हमने तो इधर ले गए ना। अब आप इस पोजीशन को रेफरेंस ले लो, इस पोजीशन को रेफरेंस, इस पोजीशन को रेफरेंस ले लीजिए, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर आप सोचे, यानी पॉइंट जो यहाँ पर था हमारा ए पॉइंट, ए पॉइंट में अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी काइनेटिक एनर्जी स्विंग यहाँ पर आएगा, उसके बाद अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। पता है कैसे जाएगा, देखोगे, हम दिखाते हैं। ये वाला पिक्चर आप ओमिट कीजिए, ये वाला पिक्चर को अभी ओमिट कीजिए, तो पहले इसे देख लो, इसे कंप्लीट कीजिए। अब ये क्या होगा, थर्ड स्टेज में जानते हो क्या होगा, ये ऐसा दिखेगा, देखिएगा। अरे बहुत कुछ सीखना है यहाँ से। थर्ड स्टेज में आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये जो कॉइल है ना वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, वो कॉइल जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। देखिएगा कॉम्पैक्ट कैसे होगा कॉइल, ये रहा कॉइल एकदम कॉम्पैक्ट हो करके यहाँ पर चले आएंगे, ये मास एकदम क्लोज चला आएगा। मतलब ये जो ए पॉइंट था ना, यहाँ पर कहीं पर रहा होगा, वो एक्सपैंड कर, सॉरी कोलैप्स कर गया, दब गया अंदर, यहाँ पर चला आया, है ना। अंदर में कहीं पर कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर वो चला आया। ध्यान से नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए। अब हम बोल रहे हैं इस पॉइंट से हमने तो छोड़ दिया, तो हमने जो वर्क डन किया था वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, रीस्टोर हो गया, हमने जो वर्क डन किया। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पर भी आप रखें, अकॉर्डिंग, देखोगे
अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या बात बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे लाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या करेगा, लाएगा। ठीक है, हम कहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इसे रेफरेंस पॉइंट लिए ना, तो यहाँ से टाइम कैलकुलेशन करने स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम यहाँ से ले रहे हैं। जैसे हमने टाइम यहाँ से लिया था, टाइम टी इज़ टू यहाँ से लेना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जा कर के हमने देखा था क्या हो रहा है। इसी तरह हम टाइम यहाँ पर लेना स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से, और हम जा कर के यहाँ पर जब ये मीन पोजीशन से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, तब देखेंगे। और देखते देखते ये फिर जब अंदर दबेगा बच्चा, कहाँ पर दबेगा, अंदर दबेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया, तो जब ये फिर से इनिशियल लेंथ पोजीशन पे आ गया, कहाँ पर, फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इनिशियल पोजीशन पे, तब इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी मैक्स होगा। आपने देखा नहीं है, हाँ, ये जो वेलोसिटी होगा वो मैक्स वेलोसिटी होगा। मतलब यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कितना होगा, सबसे ज़्यादा मीन पोजीशन पे, और जब और भी अंदर दब जाएगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सबसे कम। अगर आप नोट करें कुछ इस तरह करके बिहेवियर हो रहा है, मान के चलो, मान के क्या चलना है, इस तरह करके चलिए, देखिएगा, नोट करना है सब पिक्चर को। अगर नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, चलो मान लो कि ये मेरा बी पॉइंट था, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट। अगर हम ब्लॉक को ए पॉइंट पे रखते हैं, ए पॉइंट पे देखोगे यहाँ पर ए पॉइंट है, नहीं, ए पॉइंट हम लोगों ने यहाँ लिया था, ए पॉइंट, ये हम लोगों का बी पॉइंट है, और ये हम लोगों का सी पॉइंट है। चलिए आइए देखिए मेरे साथ समझने का कोशिश करेंगे फिजिक्स को। ये ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा, ये सी पॉइंट रहा। हमने यहाँ से छोड़ा था ऑब्जेक्ट को t1 या टाइम 0 सेकेंड भी ले सकते हो। जब हमने यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम टाइम देखना स्टार्ट किए, इस टाइम पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, तो क्या देखोगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्स वेलोसिटी, यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मैक्स है बच्चा लोग, वो मैक्स है। और यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया पता है, 0 हो गया। और यहाँ पर भी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, 0 था। अगर आप इसे देखें, ये टाइम t2 वाला लेके चले, वहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ये टाइम t1 वाला लेके चले, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यहाँ पर है मैक्स है वेलोसिटी कितना हमारे पास, v मैक्स है। अब देखना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है यहाँ रेफरेंस पॉइंट से, बी रेफरेंस पॉइंट से। तो अब देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ए तक आए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्स है। इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कर देते हैं हाफ एम भी मैक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो स्प्रिंग पास बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं था, तो हम दे सकते हैं हाफ एम 0 स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब जो है कि वर्क डन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ला रहा है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा देर पहले वीडियोस में हमने दिखाए थे, अगले वीडियो का प्रॉब्लम में, तब आपको ये भी बात पता था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब वर्क डन पॉजिटिव रहे, मतलब सिस्टम में वर्क डन हो। आप यहाँ पर देखो कि जो हमने वर्क डन किया था वो रीस्टोर हो गया है इसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फोर्स के फॉर्म में, क्योंकि फोर्स तो लग रहा होगा ना, वर्क डन हो रहा है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। ये फोर्स बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लग रहा होगा। अब ये कौन सा फोर्स है, तो दो बातें यहाँ पे ये बात देखा, यहाँ पर घट रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा है। बातें समझ में आ रही है ना, यहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सोचिए,
उसी तरह आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सिस्टम भी अगर देखना स्टार्ट करो ना, तो दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में भी यही होता है। अगर आप दो पार्टिकल, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। दो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं अर्थ पार्टिकल सिस्टम, अर्थ बॉडी सिस्टम। पहले केस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां पर लिखे अर्थ बॉडी सिस्टम। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ बॉडी सिस्टम बोलते हैं, ओके। और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंग सिस्टम याद रखना, स्प्रिंग सिस्टम या स्प्रिंग बॉडी सिस्टम भी आप बोल सकते हो, स्प्रिंग बॉडी सिस्टम। नाउ कम टू द पॉइंट पे आओ, जो नेट कंक्लूजन वाली बातें हैं कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, बढ़ रहा है किसी चीज की वजह से, और वो जो वजह है वही वजह का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप ये देखो, देखो दोनों में सिस्टम था। तो इन ए सिस्टम, यहां पर एक बात समझना, इन ए सिस्टम द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय द इनबिल्ड फोर्स, इसके अंदर खुद का फोर्स था, हमने बाहर से नहीं लगाया। जैसे ग्रेविटी हम बाहर से नहीं लगाते हैं, ये इसके पास खुद था। ये स्प्रिंग के अंदर का फोर्स जो इसके पास खुद था, वैसा एनर्जी को बोलते हैं हम लोग, क्या बात बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इन बातों को सारा बच्चे नोट करोगे, ये बातें बहुत ही अच्छी बातें हैं, है ना। और आपको समझना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी का बात क्या होते हैं। तो हम लोग क्या बात बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बाय इट्स इनबिल्ड force, by its inbuilt force, and this inbuilt force is known as a conservative force। ठीक है, अभी हम सब लिखेंगे, तो आप यहां से नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा कि पार्टिकल सिस्टम में अगर एनर्जी का घट रहा और बढ़ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है बढ़ रहा है, तो सिस्टम में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। देखोगे यहाँ से हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, सिस्टम में वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन जिस वजह से हो रहा है वो वजह है मेरा फोर्स, और उस फोर्स के कारण से जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई, पोटेंशियल एनर्जी उसी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर बातें लिखिएगा, नोट कीजिएगा मेरे साथ। पहला हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, इसे ओमिट करें, चलिए ओमिट करते हैं, है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सारे बातें को बात समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बातें समझनी है, तो हर एक बच्चे को बोलते हैं आप अच्छी किताबों को पढ़ो, ठीक है। अगर इसे बहुत अच्छी से समझना है तो हमारे एस.सी. वर्मा जो किताब है, बहुत ही अच्छा से उस किताब में समझाया गया, बहुत ही अच्छा से। और बार बार आप ध्यान से पढ़ो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक इन सब चीज़ों की बारीकताओं में इनका डेप्थ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पढ़ें, उनको पढ़ने का कोशिश करोगे तो अपने आप समझ में जाएगा। चलिए आइए, हम लोग कहाँ पर थे, पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पर ढुके थे, और पोटेंशियल एनर्जी के बात पे आया था। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर आप देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो हम ये बात बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो अभी हम लोगों ने सीखा, पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी may be defined as a may be defined as a may be defined as a amount of doing work done
अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखना, फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक बात हम बनाएंगे, नेगेटिव अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन डिफाइंड एज आ नेगेटिव अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन। नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं हम बता देते हैं। नेगेटिव अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन okay, done by the internal force of this system, by the internal force of this system। हम लोग बाहर से नहीं लाते, इंटरनल फोर्स के कारण से होता है। इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो इनबिल्ट फोर्स है उसी के कारण से होगा, बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, मे बी डिफाइंड, फुल स्टॉप। दिस इंटरनल फोर्स इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि अभी हम लोग का यही टॉपिक को तो बातें करनी है, देखो टॉपिक ही तो देता है। दिस इंटरनल फोर्स इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं बच्चा। दिस इंटरनल फोर्स इज known as a किस फॉर्म से जाना जाता है, known as a कंजर्वेटिव फोर्स। किस नाम से जाना जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम लोग चलेंगे, फुल डिटेल में चलेंगे। ये वीडियो लंबा भी जाएगा और अच्छा भी है, समझना भी जरूरी है आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं समझोगे फिजिक्स को तो कैसे होगा, है ना। चलिए आइए, अब देखो हम नेगेटिव ऑफ वर्क डन लिखे थे ना, ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसका मतलब है, देखोगे हम जब बॉडी को ऊपर फेंके तो वेट किधर काम कर रहा है, नीचे। जब हम मास को टान रहे थे, स्प्रिंग सिस्टम टान रहे थे, स्प्रिंग सिस्टम का फोर्स किधर लग रहा था, ये मान लो अगर हमारा स्प्रिंग सिस्टम है, इससे मास अटैच है, इसको अगर हम टानते हैं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे ही की तरफ लगेगा ना। तो अमाउंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था और स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है। इंटरनल फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, यही तो इनबिल्ट फोर्स है। समझ में आया। तो यही बात रखना। और दूसरी बात है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी प्योर डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट में हम लोग लेते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं होते हैं। बात समझिएगा बच्चे लोग, यहाँ पर ये बातों को समझना। अब देखो, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझना है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, do you know understanding the well about the potential energy, then you understand about the conservative force। तो आपको किसके बारे में समझना है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझना है। यहाँ पर हम वो लिख देते हैं, यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छा से समझना है बच्चा, यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, आपको पीई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से समझना है। अरे तरह को तो हम उल्टा लिख दिए, तरह से समझना है, समझना है तो आप कंजर्वेटिव फोर्स CF को अच्छे से समझें। ये बातें लिख लो, अगर ये नहीं लिखे हुए तो फिर कैसे होगा बताओ। पहले जो काउजेज है जिसके कारण से ये चीज़ आ रहा है वही अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पता होना है। इसीलिए तो हेडिंग दिए थे, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, क्योंकि वो सीखना बहुत जरूरी है बच्चे। वो आप नहीं जानोगे तो नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाइए, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पहले समझ लो। उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ जाएगा। चलिए आइए,
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझे। पहला लिखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखिएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन फोर्स को कंजर्वेटिव बोलते हैं? पहला बात है कि दोज फोर्सेस इज सेड टू बी अ कंजर्वेटिव। ठीक है, पहला बात है, देख लोगे ध्यान से डिफिनेशन क्या बात बोलता है। दोज फोर्सेस which said to be a conservative force, those forces is said to be a conservative force is said to be a conservative force, conservative, अरे वेटिव लिख लो, said to be a conservative force, वैसा फोर्स, those force, वैसा फोर्स जिसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। those forces is said to be a conservative force which follow, which ना लिखें, कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा। देखें क्या लिखना पड़ेगा। दोज फोर्सेस इज सेट टू बी, इज नहीं, आर सेट टू बी करो, यहाँ पर इज बोलना गलत है, बहुत सारा फोर्स है। आर सेट टू बी अ कंजर्वेटिव फोर्स बाय विच अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन, देखोगे बाय विच अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन, अमाउंट ऑफ doing work done, first पहला amount of doing work done does not depending upon the path, does not depending upon the path, does not depending upon the path, does not depending अपॉन दी पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, पहला। और दूसरा डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, एंड दूसरा वर्क डन along the closed loop is equal to 0, along the closed loop is equal to 0, is equal to 0। ठीक है ना। Those forces are said to be a conservative force by which the amount of doing work done does not depending upon the path and does not, एक चीज, and work done along the closed loop is equal to 0, या closed loop बोलिए या closed path भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक चीज आप बोल सकते हो, उसमें लेकर के कोई आपको दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें तो समझ में नहीं आया, आज हम दिखाते हैं। उसी तरह नॉन कंजर्वेटिव भी हमें डिफाइन करना होगा, करेंगे नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन पहले कंजर्वेटिव को समझें और पहले नॉन कंजर्वेटिव का भी डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग दोनों को काम को समझेंगे। तो ये रहा कंजर्वेटिव एक नंबर, दूसरा नंबर नॉन कंजर्वेटिव, क्या चीज लिखेंगे हम लोग, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लिख लेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और दोनों बातें को हम आप लोगों को समझाते हैं, एकदम तुरंत समझाते हैं, कुछ ऐसा बातें नहीं है बच्चा कि बहुत बड़ी बातें हैं और आप उसको लेकर के बहुत कुछ सोचोगे, नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है, क्या सोचोगे। चलिए आइए देखिएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर यहाँ पर वही लिखेगा दोज फोर्सेस। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोज फोर्सेस एकदम सेम डिफिनेशन है, दोज फोर्सेस आर सेड टू बी अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आर सेड टू बी अ नॉन कंजर, देखोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे फोर्स
by which doing of work done, by which doing of work done, doing of work done, work done, by which doing of work done is depending upon, यहाँ पर इसे रब कर रहे हैं, चलो इसे रब करते हैं। चलिए देखिएगा, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। इस डिपेंडिंग अपॉन, क्या करना है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, देखिएगा। इस डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट डूइंग ऑफ वर्क डन इज डिपेंड अपॉन द पाथ, अपॉन द पाथ, एकदम सेम डिफिनेशन है, उसका वाइस वर्सा उल्टा कर दीजिए। डज नॉट डिपेंड था, यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, ठीक है, फर्स्ट, एंड अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन डज नॉट इक्वल टू जीरो, वहाँ था डज इक्वल टू जीरो, अलॉन्ग द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमने जीरो दिया था, हाँ, डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो along the closed path, along the closed path, closed path के along में इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, वैसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा सर, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, दूसरा ले लेगा फ्रिक्शन, कॉमा ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड, ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का ड्रैग फोर्स भी होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब जितने भी फोर्सेस है ना, ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है, क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, हम प्रूफ कर देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव नेचर पर है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, देखोगे कैसे हम दिखा देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे भैया क्या हो रहा है ऐसा, हाँ आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। देखिएगा क्यों कंजर्वेटिव है, कैसे हम बताते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है कंजर्वेटिव फोर्स, आओ देखो, देखने में क्यों 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 देखना बहुत जरूरी है बच्चे लोग, अगर आप देखिएगा नहीं तो कैसे होगा। चलो आ जाओ दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है, तुरंत देखें। मान लीजिए एक ये सिस्टम है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सिस्टम, ये रहा एक सिस्टम, एक सिस्टम ये है, नहीं ये सिस्टम ना ले, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए, ब्लैक पेन लाते हैं नहीं तो ब्लू पेन से खराब हो जाएगा। चलो आ जाओ देखिएगा, यहाँ पर देखो, मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पर नहीं माने, अर्थ थोड़ा सा नीचे माने, थोड़ा इधर गंदा ज़्यादा हो गया है। इतना लिख ही दिए हो आप लोग बोर्ड में हमारे, है ना, इतना लिखोगे तो कैसे होगा सर, आप मान लिए ना कि खूब लिखते हैं, हाँ लिखना तो पड़ेगा बेटा, कैसे नहीं माने। चलो मान लो यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को ला के रख दिया, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, आप देखो, ऑब्जेक्ट था नीचे पे था, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर आपने ला के रखा है, कितने हाइट पर आपने ला के रखा है, एच हाइट पर, ठीक है। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर आपने ऑब्जेक्ट को ला के रख दिया है, एच हाइट पर, मास m का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एक इस पार्ट को आप नोट कीजिए, और यहाँ पर आपने डायरेक्ट ला के रखा, क्या करके रखा, डायरेक्ट ला के रखा, डायरेक्ट उठाया रख दिया। यहाँ पर एक दूसरा मेथड अडॉप्टेड करते हैं इसे उठाने के लिए। दूसरा मेथड ये है कि आप इंक्लाइन प्लेन का सहारा ले लें, या फिर इंक्लाइन प्लेन से पहले एक और अच्छा प्लेन हम बनाते हैं। देखिएगा कैसा प्लेन हम बना रहे हैं, वो भी सुंदर प्लेन है।
क्या हम ऐसा प्लेन बना सकते हैं? एक ऐसा प्लेन, देखोगे सुंदर सा प्लेन है, घबराइएगा नहीं। हम ऐसा पाथ पे ले गए ऑब्जेक्ट को, इस हाइट पर ले जा रहे हैं, घबराइए मत, धीरे धीरे जाएगा। इस पाथ पर ऐसे ले जा रहे हैं। पिक्चर की ज़रूरत है, पिक्चर अगर ठीक से नहीं बनेगा तो आपको दिक्कत होंगे ही होंगे। मान लो इस हाइट पर पहुंचा पार्टिकल, ये रहा हमारा वो हाइट जहाँ पर पार्टिकल मास को, एम मास को पहुँचाना था। ठीक है, हमने पहुँचा दिया। कहाँ से पहुँचा दिया? यहाँ से। यहाँ पर रखा हुआ था मास अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस से उठा करके हम मास को यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ये पिक्चर उतार लोगे, यहाँ पर हमने मास को पहुँचाया, ये रहा हमारा मास m। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप ऐसे डायरेक्ट ले जाइए। अब तीनों तरीक़ों में आप एनालाइज कीजिएगा कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैसे ले गए। एक तरीका ये है, ठीक है ना, तीनों का सेम हाइट सेम है, हाइट में कोई फ़र्क नहीं है, हाइट आपने सेम लिया है। ठीक है, हाइट हम ठीक एकदम प्लेटफॉर्म सेम ले लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप ले जाके रख दो, इस प्लेटफॉर्म पे आप अर्थ सरफेस से उठा करके इस प्लेटफॉर्म पे रखते हो। ये रहा हमारा थीटा एंगल। यहाँ पे बॉडी था, इस बॉडी को आपने उठाया और उठा के ऊपर की तरफ ले गए। चलिए, ठीक है ना, सब में हाइट बार बार बोल रहे हैं, हाइट कांस्टेंट है हमारा। हाइट क्या है? कांस्टेंट है, हाइट में कोई फ़र्क नहीं। मास m की तरफ ले गए, यहाँ पर से भी बॉडी उठाएं और यहाँ पर ले गए, ये भी हमारा मास m की तरफ हम ले गए। ठीक है, मास m की तरफ, ये रहा हमारा मास। ये मास यहाँ पर चला आया, उठा करके लेकर चले गए। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने a और b पाथ को फॉलो किया, यहाँ से डायरेक्ट b पाथ पर, यहाँ पर नहीं देते हैं, यहाँ पर ऊपर मास देते, ये हमारा b पॉइंट है। यहाँ पर भी ऊपर में पॉइंट देते हैं, m देते हैं, और ये सीधा कर लो, ये हमारा a पॉइंट है। कितना पॉइंट है? a पॉइंट। ठीक है, a पॉइंट यहाँ दे दीजिए। और ये हमारा यहाँ से ये ले लो, C से ले लो। देखोगे इस पॉइंट को हम डिफाइन कैसे तोड़ेंगे, खाली तोड़ने का तरीका देखिएगा। C D E F G H I J K L कैसे लगाए हैं? पहले ऐसे ऊपर ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर 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 ऊपर ले गए, और इस तरह करके L पॉइंट तक हम ले गए हैं। यहाँ रहा L पॉइंट यहाँ तक रहा, हम ले गए प्लेटफॉर्म तक, ऊपर H हाइट तक। हाइट हमारा H ही है, बार बार बोल रहे हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट उठा के ले गए। तीनों केस को स्टडी कीजिए। स्टडी 1, ये B, यहाँ पर 2 नहीं दीजिए, B दीजिए, अच्छा रहेगा। स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल c दे दें। चले, आप अगर देते हो तो इसे मिटा। हम 3 अलग अलग पाथों को चुने हैं बच्चों, है ना। आप अगर देख रहे हो तो ये हमारा तीनों का तीनों पाथ अलग अलग पाथ है, पाथ ही हमारा अलग अलग है। हमने अलग अलग पाथ को कंसिडर किया है। पहला पाथ A to B, C D E F G H I J K L, यहाँ पर M ले लीजिए, कैपिटल M ले लें। कितना ले लें आप लोग? हाँ, कैपिटल M ले लें, और यहाँ पर N ले लें। ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से मेरी बातें, कैसे हम प्रूफ करते हैं। फ्रॉम फिगर 1A, फ्रॉम फिग A से, ठीक है ना, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ। कौन से पाथ को हम लोग फॉलो किए हैं? ए बी पाथ को फॉलो किए हैं। किस पाथ को फॉलो किए हैं बच्चा? ए बी पाथ को हम लोगों ने फॉलो किया। किस पाथ को फॉलो किया है? ए बी पाथ को हम लोगों ने फॉलो किया। तो वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए बी, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए बी इजुकस टू, देखोगे क्या चीज़ होता है, वेट किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। अगर हम बॉडी का कहीं पर भी मास ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले ले मास बॉडी का मास किधर काम कर रहा है बच्चा? सॉरी, वेट किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। और हाइट किधर काम कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है 180 डिग्री।
तो माइनस माइनस नहीं देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेविटी फोर्स वेक्टर डॉट एच वेक्टर। अगर आप देखो ग्रेविटी फोर्स वेक्टर एम जी, एच हमारा एच कॉस 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कितना है हमारे पास, ग्रेविटी फोर्स तो कितना है एफ एम जी ही तो हमारे पास कितना होता है, एफ जी ही तो ग्रेविटी फोर्स है ना, वही तो वेट के बराबर होता है। तो वेट हो गया, तो डब्ल्यू ए बी इजकस टू हमारे पास कितने आ रहे हैं माइनस एम जी एच आ रहा है। ठीक है, दूसरा फ्रॉम फिग बी, बी फिग से, बी फिग में ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात है। आप देखो हम यहाँ पर कुछ बातें मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो हाइट है ना हमारा, ये h1 हाइट है मान के चलिए, ये जो हाइट है वो h2 हाइट है, ये जो हाइट है h3 हाइट है, ये जो हाइट है h4 हाइट है, ये जो हाइट है h5 हाइट है। ये पूरा को मिला के कौन सा हाइट बन रहा है, ये पूरा को मिला के h हाइट बन रहा है। ठीक है, h5 हाइट है ये हमारा, और h1 h2 h3 h4 और h5 को मिला के ही हमारा कौन सा हाइट बनता है, हमारा जो हाइट बनता है ये टोटल हाइट बनता है, ये टोटल हाइट, ये टोटल हाइट उस पूरे को मिला के बनने वाला है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, चलिए ये पूरा हमारा क्या कौन सा हाइट हो गया, स्मॉल h वाला हाइट हो गया। अगर ये स्मॉल h वाला हाइट है तो आप यहाँ पर आइए और देखिए वर्क डन अलॉन्ग द पाथ सी डी डी ई एफ एफ जी, मतलब ये पाथ पे। ठीक है ना, तो वर्क डन अलॉन्ग द पाथ सी डी ई एफ, यहाँ पर लंबा सा चला जाएगा सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस पाथ का वर्क डन। ठीक है ना, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा पहला कौन सा पाथ फॉलो किए थे, सी से डी वाला पाथ किया था, सी टू डी, फिर कौन सा पाथ फॉलो किए थे, डी टू ई, तोड़ दीजिए सबको, यही है ना डिस्प्लेसमेंट। डी ई के बाद वर्क डन ऑफ ई एफ, ई एफ के बाद वर्क डन ऑफ ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद वर्क डन ऑफ प्लस वर्क डन ऑफ जी एच, यहाँ पर प्लस का सिंबल, जी एच के बाद आई एच आई, एच आई के बाद आई जे, जे के बाद हमारा क्या था आई ए, गलती दे दिए बाबू, सी डी ई ई, ओ गलती है यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच बच्चा एच, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, और यहाँ पर एल, और यहाँ पर एम। तो यहाँ पे एन दे दीजिए और यहाँ पे क्या दे दीजिए, ओ दे दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा एल एम तक गया है। ये कहाँ तक गया है देखोगे, इतना बड़ा लिखने से थोड़ा दिक्कत होगा, सी टू एम लिख दे डायरेक्ट, सी टू एम, सी से एम की तरफ। तो अगर सी से एम हुआ है तो सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच आई जे, आई कहाँ गया, जी एच, एच आई, आई जे, जे के बाद जे, आई जे, जे हो गया, जे के बाद के, तो जे के प्लस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ऑफ के बाद क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा के बाद एल, और एल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एल के बाद हमारा आ जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसके कारण से वर्क डन कर रहे हैं, ग्रेविटी के कारण से, ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी के कारण से, नोट कीजिएगा यहाँ पर, अगर आप ग्रेविटी के कारण से वर्क डन कर रहे हो तो जब आप हॉरिजॉन्टल पाथ में जाइएगा, किस पाथ में, ग्रेविटी के कारण से हॉरिजॉन्टल पाथ में जाइएगा, और वेट देखिएगा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में वेट, जब आप हॉरिजॉन्टल जैसे डी हॉरिजॉन्टल, एफ जी हॉरिजॉन्टल, आई जे एच आई हॉरिजॉन्टल, जे के हॉरिजॉन्टल, एल एम हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पाथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, हमेशा कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वेट और इसके बीच में, वेट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और जहाँ जहाँ आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर देखोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट,
वेट तो नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स। जहाँ जहाँ एस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, के एल, ये सब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली बातें हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली बातें। कौन वाली बातें हमारी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली बातें हैं। तो इसका मतलब कौन कौन वर्टिकल है देखोगे, सी डी वर्टिकल है, वर्टिकल है। सी डी के बाद डी ई हॉरिजेंटल है, रहने दीजिए। डी ई के बाद आप देखिएगा ई एफ, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। ये जो गोल गोल किए हैं सब वर्टिकल है, देख रहे हो ना। सी डी वर्टिकल, देखो जो लास्ट में के एल वर्टिकल है, के एल वर्टिकल। वर्टिकल पार्ट को एक जगह कीजिए, हॉरिजेंटल पार्ट को एक जगह कीजिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डब्ल्यू सी टू एम पाथ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सी डी प्लस डब्ल्यू ऑफ ई एफ, देखिएगा सी डी ई एफ प्लस डब्ल्यू ऑफ जी एच, यहाँ पर जी एच कर दीजिए, जी एच प्लस डब्ल्यू ऑफ आई जे के बाद प्लस डब्ल्यू ऑफ के एल। ये कौन से पाथ वाला हुआ? ये पूरा का पूरा हमारा वर्टिकल वाला पार्ट हो गया, वर्टिकल। प्लस टाइम्स ऑफ, आप हॉरिजेंटल वाला पार्ट लीजिए, डब्ल्यू ऑफ डी ई प्लस डब्ल्यू ऑफ डी ई के बाद डब्ल्यू ऑफ एफ जी के बाद डब्ल्यू ऑफ एच आई, डब्ल्यू ऑफ एच आई के बाद डब्ल्यू ऑफ जे के, डब्ल्यू ऑफ जे के बाद डब्ल्यू ऑफ एल एम। क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप सोचिए, डब्ल्यू ऑफ सी एम इज इक्वल टू वेट किधर? नीचे, सी डी डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। तो माइनस एम जी एच वन प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, तो माइनस एम जी एच टू माइनस एम जी एच थ्री। देखो जी एच यही है ना, एच थ्री, एच फोर और एच फाइव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस, फिर से माइनस एम जी एच फोर माइनस, यहाँ पर लें ऊपर में, नीचे दिख रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर माइनस छोटा सा लिखते हैं, यहीं पर लेते हैं। चलो आ जाओ ऊपर लो। हाँ बच्चा, दिक्कत तो होगा, दिक्कत तो होंगे ही होंगे, देखिएगा, देखना तो पड़ेगा आप लोगों को। चलो माइनस कहाँ पर लिखे हैं? यहाँ पर लिखते हैं, माइनस एम जी एच फोर हो गया था ना, ये 5 कर लो बच्चा, 5 कर लीजिए, ये माइनस वाला, ठीक है, ये माइनस वाला 5 इधर चला आया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन था, क्लोज हुआ, प्लस टाइम्स ऑफ, अगर आप ठीक से देखो, डब्ल्यू डी वेट नीचे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, डी हॉरिजेंटल, वेट नीचे, वर्क डन कितना हो जाएगा इसके वजह से? 1 के वजह से 0, फिर 0, फिर 0, देखोगे 0 0 0 0 0, 5 0 आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। एम जी माइनस एम जी कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस एम जी कॉमन लेंगे, डब्ल्यू ऑफ सी एम माइनस एम जी कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5। ये सब मिला करके H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 मिला के क्या बनाता है? MGH ही तो बनाता है। तो W ऑफ CM कितना आ रहा है हमारा? माइनस MGH आ रहा है। इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन 2। क्या बोलिए आप इसे? इक्वेशन 2 बोल के चलो। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है तो इसके बाद एक लास्ट वाला पोर्शन है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। यही बातें तो सब ध्यान देने वाली है, फिजिक्स से बच्चा, फिजिक्स। अगर मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी मेरा यहाँ पर आता है फॉर सी पिक्चर के लिए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मेरा बॉडी यहाँ पे आ जाता, मान लो यहाँ पे आ गया, वेट किधर काम करेगा बच्चा लोग? पता है ना, ग्रेविटी नीचे ले जाती है। वेट हमेशा किधर काम करेगा?
नीचे की तरफ काम करेगा। ये बातें तो हमने आपको कितनी बार बताई है। चलिए अब मुझे बताइए इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट N to O हो रहा है, तो मुझे N to O ही का फोर्स चाहिए ना, और तो कोई फोर्स नहीं चाहिए। देखो ये थीटा है, अभी ये बातें आप मान के चलिएगा कि ये भी थीटा होता है। क्यों होता है हम आप लोगों को बताएंगे, जरूर बताएं, नहीं है तो बताएंगे, नहीं तो पता चल जाएगा ही धीरे धीरे। वेक्टर का रेजोल्यूशन किए, ये कॉस थीटा, ये थीटा है, इनके बीच में थीटा, तो इनका परपेंडिकुलर, ये इनका परपेंडिकुलर के इसके बीच में भी थीटा ये एंगल है। ये रहा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये रहा हमारा, ठीक है, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। अब देखो अलॉन्ग द पाथ ON पाथ वाला, NO पाथ वाला, कौन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ON वाला पाथ। पहले हम लोग कौन किया, फिग 1, फिग B, अब फिग C में यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फिग C, फ्रॉम फिग C, फिग C, फ्रॉम फिग C। अगर आप देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच में वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स mg, देखोगे यहाँ पर साइन थीटा, या फिर आप फोर्स ले लीजिए पहले, ग्रेविटी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी फोर्स है किधर, पहले देखो नीचे की तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो mg साइन थीटा, ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ग्रेविटी इधर काम कर रहा है, इसका मतलब समझ पा रहे हो बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना N to O है, मतलब ON बोल सकते हैं या NO बोल सकते हैं, इनटू कॉस, डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ दो तो कॉस 180 डिग्री हुआ, कॉस 180 डिग्री। अगर कॉस 180 डिग्री है तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, W अलॉन्ग द पाथ NO, ये पाथ लिखना जरूरी है, NO पाथ, कॉस 180 डिग्री माइनस दे देगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, साइन थीटा को इसको ऐसे लिख सकते हैं ON साइन थीटा। अब देखोगे ON साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पहले बात समझिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। हमने पहले बताया था हाइपोटेन्यूस से जो थीटा जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट, और जो नहीं जुड़ा होता ये साइन कंपोनेंट। ये साइन कंपोनेंट ही तो आप देखो तो कितने के बराबर है, यही तो h के बराबर है ना बच्चा, कि नहीं है h के बराबर। तो ये देखिएगा माइनस mg ON साइन थीटा, ON साइन थीटा का मतलब ही होता है h। तो देयरफॉर यहाँ से भी बातें क्या आ रही है कि वर्क डन ऑन द पाथ ON इज इक्वल्स टू mgh माइनस mgh, कितना आ रहा है, माइनस mgh आ रहे हैं हमारे, कितने आ रहे हैं हमारे, माइनस mgh आ रहे हैं हमारे, दिख रहा है ना बच्चे लोग, हाँ देखिए माइनस mgh आ जा रहे हैं हमारे। अगर माइनस mgh आ रहा है तो आप यहाँ से एक बात देखना स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 है हमारे। अब इक्वेशन 1 से 2 से और 3 से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर लिखते हैं, इसे ओमिट करो, इसे ओमिट कर देते हैं, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, होता था हम जानते थे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वर्क डन बाय पाथ AB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ CM, C to M इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ N to O, सबका वर्क डन कितना है, माइनस mgh है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी फोर्स जो है, ग्रेविटी फोर्स बोलो या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो,
ग्रेविटेशनल फोर्स इज आ कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं बच्चा लोग? बोल कि नहीं बोल सकते? कैसा रहा? तो आपको पढ़ाई करनी होगी, है ना? टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। हाँ, ये बातें बोले एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा कि ए पाथ से ले जाओ, ए से ए बी पाथ से ले जाओ, या सी टू एम पाथ से ले जाओ, या एन टू ओ पाथ से ले जाओ, सब पाथ में वर्क डन वही है। यानी वर्क डन कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है। आने वाले इस वीडियो में तो हम ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो आने वाले वीडियो पर इस पर और भी डिस्कशन किया जाएगा। तब तक सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहोगे, आप पढ़ाई लिखाई सभी अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।